हेलो दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे क्लास 10th के एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में, जो कि हमें पढ़ाया तो जाता है हर क्लासेज में, लेकिन कुछ और सच्चाइयाँ हैं इसके बारे में, कुछ अधूरा छोड़ दिया जाता है, जिसको आज मैं उसे कंप्लीट करूँगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को आज हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यानी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। उसमें कुछ नई बातें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। ध्यान से ज़रा देखिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, तभी आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चैनल का नाम है सुमन भैया, आपका इस चैनल पे स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारा ये ट्रायंगल है, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ ये ट्रायंगल है हमारा। इस ट्रायंगल का नाम है ए, बी और सी। इस ट्रायंगल का नाम है ए, बी और सी, ठीक है। मान लीजिए हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में कहा जाता है कि यहाँ से हम खींच लें एक बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल ए का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब कि इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटना, इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटना। जैसे ही हम इस लाइन को खींचते हैं, इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है। बाइसेक्टर का असल में मतलब ही यही होता है कि इस लाइन, जैसे ही हम ये लाइन खींच दिए हैं, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा एंगल ए जो है ये दो बराबर भागों में बट गया है, ठीक है। और ये जब BC को कट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं D, जिस पॉइंट पे ये BC को कट करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरम ये कहता है कि जब ऐसा हम करते हैं तो AB ये साइड और ये साइड का जो रेशियो होता है वो इसके और इसके रेशियो के बराबर होता है। यानी कि AB बाय AC का जो रेशियो होता है वो BD और DC के बराबर होता है। BD और DC के बराबर होता है, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। असल में ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी होता है, आइए उसके बारे में भी जानते हैं हम लोग। यहाँ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनाया जाता है हमारे सामने। ऐसा ट्रायंगल बनाया जाता है हमारे सामने, कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनाया जाएगा। यहाँ पे ये एंगल A है, ये B है और ये C है। कहा जाता है कि इस यहाँ जो एंगल A है, इसका हम एक्सटर्नल एंगल पहले बना लें। इसका हम यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल बना लें इस तरह से, ठीक है। और इसका हम बाइसेक्टर ड्रॉ करें, इसका हम बाइसेक्टर ड्रॉ करें। और इसको भी बढ़ा दें। और ये जो बाइसेक्टर है वो BC को D पर मिलता है, ठीक है। ये जो एंगल का बाइसेक्टर है, ये एंगल इस पॉइंट को अगर हम नाम दे देते हैं E, तो इस एंगल EAC जो कि A का एक्सटीरियर एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है AD। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा बराबर है, हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। इस बाइसेक्टर का यही काम है कि इन दोनों एंगल को बराबर भागों में बांट दे, ठीक है। अच्छा, जैसे ही हम ये बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो ये कहीं ना कहीं BC को D पर मिलता है ना। ऐसा हमें बताया जाता है कि जैसे ही हम इस बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो BC को ये D पॉइंट पर मिल जाएगा, ठीक। और कहा जाता है कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये है कि इस बार AB और AC यानी इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होता है, यानी कि AB बाय AC जो होता है वो होता है BD बाय CD। सेम टू सेम BD बाय CD, सेम टू सेम। यहाँ भी देखिए AB बाय AC बराबर BD बाय DC, AB बाय AC बराबर BD बाय CD, सेम टू सेम आता है, ठीक है। तो ऐसा हमें बताया जाता है। लेकिन यहाँ ड्रॉबैक ये है, ड्रॉबैक यहाँ पे ये है कि जब हम इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, जब इस एंगल का, एंगल EAC, इस एंगल का जब हम बाइसेक्टर बनाते हैं, ये ज़रूरी तो नहीं कि यह हमेशा BC को पास करे ही, BC को कट करे ही, हमेशा इस तरह से BC को कट करे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। मेरा कहना ये है कि अगर हम इस तरह का ट्रायंगल बनाते हैं, मान के चलिए अगर हम इस तरह का ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं इस बार,
ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अगर हम ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं और इस बार इसको हम प्रोड्यूस करते हैं आगे की तरफ, ये पॉइंट ई मान लीजिए। अब इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, जब इस एंगल का हम बाइसेक्टर बनाएंगे, ये ज़रूरी तो नहीं इस एंगल का बाइसेक्टर, मुझे नहीं लगता कि ये नीचे जाएगा, मुझे लगता है कि यह एंगल का बाइसेक्टर ऊपर जाना चाहिए। इस एंगल का बाइसेक्टर ये होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए। मेरा कहना ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर एक्सटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है वो इस साइड से पास करे, इस साइड को कट करे, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। ये एंगल का बाइसेक्टर सीधा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, जो कि BC के पैरेलल हो जाए। जैसे ही BC के पैरेलल ये हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये दोनों साइड पैरेलल जैसे ही हो जाएगा, ये वाला इसके पैरेलल जब हो जाएगा, तो कहने का मतलब है कि BC और ये जो लाइन है, ये वाला बाइसेक्टर है, ये कभी मीट आपस में नहीं करेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन्स आपस में कभी भी मीट नहीं करते हैं। ठीक, बात करते हैं कि अगर ये पैरेलल होगा तो किस केस में पैरेलल होगा। हम एक समय के लिए मान लेते हैं कि ये दोनों लाइन्स जो हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होगा तो ऐसा किस केस में होगा, इसकी बात करते हैं। ठीक, मान लीजिए ये पैरेलल है, तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये AC जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको मान लेते हैं एंगल 1 और इसको मान लेते हैं एंगल 2, और ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, चूंकि ये एंगल जो है और ये एंगल बराबर है, क्योंकि ये वाला जो लाइन है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, इसका मतलब है कि ये जो एंगल 3, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 भी है। अब यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 भी हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल, इसलिए क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है। ठीक, और एंगल 1 और एंगल 3 इसलिए बराबर है क्योंकि ये जो लाइन है वो एंगल का बाइसेक्टर है, इस एंगल का बाइसेक्टर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलते हैं। इसका मतलब है कि एंगल 3 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो गया है। इसका इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को देखा जाए कि 1 के बराबर 2 भी है और 1 के भी बराबर 3 भी है, इसका मतलब 2 के बराबर 3 हो जाता है। यहां से हम देख सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? जब एंगल 2 के बराबर एंगल 3 हो गया, अब और आगे आते हैं। इस बार फिर देखते हैं, ये दोनों लाइन है पैरेलल हमारा, ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल है और इस बार ये ट्रांसवर्सल है, इस बार ये ट्रांसवर्सल है। जैसे ही ये ट्रांसवर्सल होगा तो एंगल 3 के बराबर हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान से सोचना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका मतलब है कि अगर हम इस एंगल को 4 कह देते हैं तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाता है। और जैसे ही एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा तो हम कह सकते हैं, इक्वेशन इसको 3 मान लो और इसको 4 इक्वेशन मान लो, तो हम कह सकते हैं कि 3 के बराबर 2 भी है और 3 के बराबर 4 भी है, तो हम कह सकते हैं कि 2 के बराबर 4 हो जाए। जैसे मान लीजिए कि 3 के बराबर 2 तो है ही और 3 के बराबर 4 भी हो गया, इसका मतलब 2 बराबर 4 हो गया, 2 बराबर 4 हो गया। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। इसका मतलब है कि ये लाइन जो है पैरेलल भी हो सकता है, ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल भी हो सकता है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो सकता है और ये दोनों लाइन पैरेलल तब होगा जब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों लाइन पैरेलल तब होगा जब ये दोनों लाइन इक्वल होंगे, और ये दोनों एंगल इक्वल होने के लिए हमको ये दोनों साइड्स को भी इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल तभी इक्वल होंगे जब इनके इसका अपोजिट साइड ये और इस एंगल का अपोजिट साइड ये, दोनों के दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, इसका मतलब है कि ऐसा पॉसिबल तब है जब इस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कह पाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो ऊपर वाला एंगल होता है, वर्टेक्स वाला ऊपर वाला जो एंगल होता है, उसमें हम एक्सटीरियर एंगल, जब एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो बाइसेक्टर BC को कट नहीं करेगा। ये जो एंगल का बाइसेक्टर आएगा, इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो BC को कट नहीं करेगा। कब? जब ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये दोनों साइड इक्वल होंगे। ठीक, कोई दिक्कत? इन दोनों एंगल का इक्वल होने का मतलब यही है कि AB इज इक्वल टू BC।
अब आप ध्यान से सोचिए, जब हमें ये ट्रायंगल बना के दिया जाता है, जब हमें ये ट्रायंगल बना के दिया जाता है तो ध्यान से देखिए इस फिगर को, ए बी सी को अगर आप गौर करेंगे तो ए सी को छोटा बनाया जाता है और ए बी को बड़ा बनाया जाता है, ताकि इसका जो बाइसेक्टर है ये कट कर सके इस लाइन बी सी को। ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों को बराबर बना दिया जाएगा तो ये जो बाइसेक्टर है, इन दोनों साइड को बराबर बना दिया जाएगा तो ये जो बाइसेक्टर जो है वो पैरेलल हो जाएगा बीसी के और कभी कट ही नहीं कर पाएगा, और हमारा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है वो ऐसे केसेस पर नहीं चल पाएगा। हमारा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तभी चलेगा जब ये वाली साइड छोटी होगी और ये वाला साइड बड़ा होगा। जब दोनों साइड बराबर है तब ये चल नहीं पाएगी। दूसरी चीज है कि अगर यही वाली साइड छोटी हो जाए और यही वाली साइड बड़ी हो जाए, देखिए इस पर भी बात करते हैं। अगर ये वाली साइड बड़ी हो जाए, छोटी हो जाए और ये वाली साइड बड़ी हो जाए, ए बी सी, ठीक है। पहले तो इस केस के बारे में बात किए हम, जब ये साइड छोटी है और ये वाली साइड बड़ी है तब नीचे की ओर कट किया है एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर। फिर इस केस के बारे में बात किए हम, जब ये दोनों साइड बराबर है उस समय इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो पैरेलल हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे उठते उठते पैरेलल हो जाता है। और जब हम इस वाली साइड को छोटा बनाते हैं और इस वाली साइड को बड़ा बनाते हैं तब जरा आप ध्यान से देखिए, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जो बाइसेक्टर है इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो कहीं ना कहीं बाहर की ओर जाएगा, बीसी को तो कट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, और अगर बीसी को कट करेगा भी तो ये कहीं इधर आके करेगा, इधर आके करेगा। और अगर इस पॉइंट को हम डी मानते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू सी डी बाय बी डी, सी डी बाय ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू सी डी बी डी बाई सी डी, ए बी बाय ए सी बराबर बी डी बाय सी डी, बी डी बाय सी डी। क्या ये सही है? क्या ये कहना सही है कि इस केस में एक तो हम इधर काट नहीं रहे हैं, ये क्योंकि इधर कटेगा, तो यहाँ पर क्या एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना सही होगा? ये आप लोग हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, तो बस यही था हमारा डिस्कशन। हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ तो वैलिड है ही, इस केस में तो वैलिड है ही। जब ये साइड इस साइड से छोटा है और ये साइड इस साइड से बड़ा है तब तो वैलिड है ही, क्योंकि यहाँ कट कर रहा है। जब यहाँ दोनों साइड बराबर हो जाते हैं तब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाता है, तो यहाँ तो वैलिड नहीं होगा। हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ वैलिड नहीं होगा। आपको ये बताना है कि क्या इस केस में एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वैलिड होगा, ये कमेंट में आपको बताना है। और इसी की तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, या आपकी मर्जी। तो और आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।